कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 11 की एक ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका सबसे जो काव्य खंड का सबसे अंतिम जो बोल सकते हैं पाठ है वो हम पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है घर में वापसी और जिसके लेखक हैं धूमिल। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे लेखक हैं धूमिल उनका उनका परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जो कवि हैं उनका एक परिचय हम देख लेते हैं। तो कवि हैं जिनका उपनाम है धूमिल और इनका असली नाम जो है वो है सुदामा पांडे। तो इनके बारे में चलिए कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवली गांव में हुआ था। और खेवली नामक गांव में हुआ था। हाई स्कूल पास करके रोजी की फिक्र में पड़ गए। सन 1958 में आईटीआई वाराणसी से विद्युत में डिप्लोमा किया और वहीं पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। असमय ही ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु हो गई। धूमिल की अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं, कुछ अभी तक अप्रकाशित भी हैं। संसद से सड़क तक, उसके बाद अगला है कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संग्रह है। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार की गमईपन है, एक भदेसपन है जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। उसके साथ ही साथ कुछ और बातें हम उनके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अपनी कविता समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति के प्रभावशाली व्यक्ति के तस्वीर को माफ कीजिएगा, उन्होंने अपनी कविता समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति के की तस्वीर पेश की है और 1960 के बाद के मोह भंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का शत्रु है, इसीलिए उनकी कविता में करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है तो कहीं व्यंग और चुटकुलेबाजी का। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविता अलग से पहचानी जा सकती हैं। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं जेठ की दोपहरी से आती है। पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता घर में वापसी दी गई है। यह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। यहाँ विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते, नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने हेतु कोई चाबी बनाई जा सके और इस जटिल ताले को खोला जा सके। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक न हो। माता पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। तो ये तो था हमारे हमारे जो कवि हैं धूमिल जी, उनका एक छोटा सा परिचय हम लोगों ने देखा। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग जो हमारी कविता है वो पढ़ते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है कि जो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आप लोग को कि जैसा कि कविता का शीर्षक है घर में वापसी। कविता कुछ इस प्रकार से है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिया है। ये इस कविता के जरिए जो हमारे लेखक हैं उन्होंने अपने घर में वो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो गरीबी से जो जूझ रहे हैं उन लोगों की व्यथा कथा को इस कथा के जरिए उन्होंने इस कविता के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है। जहाँ पे एक गरीबी से जूझता हुआ जो व्यक्ति है वो अपने घर के बारे में बताता है कि उसके घर की स्थिति कैसी है। यहाँ के वो कहता है कि यहाँ 5 जोड़ी आंखें हैं। यहाँ पे 5 लोगों के बारे में बात कर रहा है, कविता में बात की गई है। उसमें कौन कौन से लोग हैं वो देख लेते हैं और उनको किसके साथ उनकी तुलना की गई है वो भी हम देखेंगे कविता में कि कवि ने उनकी तुलना किसके साथ की है। तो माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। बोल रहे हैं कि माँ जो है काफी वृद्ध हो चुकी हैं और उनकी आंखें कुछ उसकी आंखों की तुलना जो कवि है उन्होंने जो
तीर्थ यात्रा के लिए जो बस निकलती है और वो अपने कहते हैं कि जो उसका गंतव्य स्थान है उसके पहुंचने से पहले ही अगर उसके जो टायर है, उसके जो पहिया है वो पंचर हो जाता है, तो उस समय जो तीर्थ यात्री लोग होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है कि उसी तरह से माँ की आंखें जो है वो उस तरह की अवस्था में, यानी कि वो ज्योतिहीन है। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी शलाखें हैं, बोल रहा है कि और पिता की आंखें हैं जो पूरा जीवन अपने कष्ट में बीतने के बाद इसी आशा के साथ वो जी रहे थे कि शायद आगे की जो उनकी ज़िंदगी हो वो सही हो, ताकि उनके बच्चे जो हैं उनके वो उस गरीबी से न जूझे। लेकिन फिर भी इतने साल इंतज़ार करने के बाद भी आज भी वो और उनके परिवार, उनके बच्चे जो हैं वो इसी गरीबी से जूझ रहे हैं। तो एक तरह से उनकी जो आँखें हैं वो इस आशा में कि हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, इस आशा में कहीं न कहीं उस आशा को कह सकते हैं कि वो उनकी जो आशा है वो निराशा में बदल गई है इसी उम्मीद में कि शायद अब कुछ अच्छा हो, लेकिन वैसा नहीं है। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के दो दिए हैं, और बेटी की आंखों को जो हमारे कवि हैं उन्होंने मंदिर में जो दिया जलता है उससे उसकी तुलना की है, जो कि हमेशा कहीं न कहीं उन आँखों में एक चमक रहती है, और हमेशा वो अपने पिता का इंतज़ार करती है कि वो जब घर में आएँगे तो शायद कुछ आज अच्छा हो जाए, शायद कुछ उसके लिए, जैसे छोटे बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं जानने को कि आज उनके पिता उनके लिए क्या लेके आए हैं। पत्नी की आँखें आँखें नहीं हैं जो मुझे थामे हुए हैं। पत्नी की आँखें आँखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। और पत्नी की आँखों की तुलना जो कवि है उन्होंने 2 हाथों से किया है, जो उन्हें कभी भी किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उन्हें थामे हुए हैं, कभी भी उन्हें गिरने नहीं देती है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि वैसे तो हम लोग सभी अपने हैं, सभी एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन हमारे बीच जो गरीबी की दीवार, इसी कारण कि हमारे शरीर में अब इतनी भी शक्ति नहीं बची कि हम अपने बीच की जो गरीबी की दीवार है या फिर जो चुप्पी की दीवार है उसे तोड़ सके। तो ये तो कविता का प्रथम भाग है। अब देखिए द्वितीय भाग में हम क्या पढ़ते हैं। कविता का द्वितीय भाग कुछ इस प्रकार से, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा की भुन्नी से ताले को खोलते। कहते हैं कि यहाँ रिश्ते तो हैं लेकिन गरीबी और कह सकते हैं कि एक भूखमरी की स्थिति कुछ ऐसी है कि हम चाहते हुए भी हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि हम अपने बीच की जो दीवार, जो चुप्पी की दीवार, जो गरीबी की दीवार है उसे तोड़कर अपने स्वजनों से मिल पाए। और कह रहे हैं कि और बोल सकते हैं, और कवि ने इसके साथ-साथ ये भी कहा है कि हमारे बीच शरीर की जो शक्ति है, या बोल हम इस तरह से शक्तिहीन हो गए हैं कि हम हमारी जो भाषा है वो भी कहीं न कहीं ख़त्म हो गई है कि जिसके ज़रिए हम अपने रिश्तों को, अपने आपसी प्यार को आपस में एक-दूसरे से प्यार से रहते, या ये रिश्तों को एक-दूसरे के साथ निर्वाह करते रिश्तों का। कहते हैं कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है, पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफ़र है। वो आगे कहते हैं कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी प्यारी माँ है और मेरी पुत्री है, और पत्नी को थोड़ा-सा अलग कहते हैं कि तुम हमसफ़र हो, मेरे साथ हम हर सुख-दुःख जिया तुमने, और आगे भी मैं यही आशा करता हूँ कि तुम मेरे हर सुख-दुःख में मेरी सहभागी रहोगी। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। कहते हैं कि शायद ये भी हो सकता था कि हम इसी गरीबी में, इसी कष्ट में कहीं न कहीं अगर हम लोगों ने ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जोखिम उठाया होता कि हम उसी गरीबी को तो में रहते हुए भी हम बोलते चाहे जो भी हो, हमारा जो रिश्ता है, हमारे जो आस-पास के आपस का जो संबंध है वो किसी भी तरह से टूटे नहीं, उसमें जो चुप्पी की दीवार खड़ी हो गई, उस दीवार को हम तोड़ देते अगर हम थोड़ा-सा जोखिम उठाते तो। और चुप्पी की जो दीवार है वो तोड़ते हुए इस चीज़ को मान लेते हैं कि मेरा घर और हम सभी को एक साथ मिल-जुल कर रहना है। तो चलिए अगले स्लाइड में कुछ और पढ़ते हैं। तो अगला जो स्लाइड है वो है प्रश्न अभ्यास का, यानी कि इसमें जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो मैं पढ़ती हूँ। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आँखें मानता है, क्यों? घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आँखें मानता है, क्योंकि वे सब एक साथ तो रहते हैं, पर उनके बीच चुप्पी की दीवार है, जिसके कारण वो एक-दूसरे को देखते तो हैं, पर कोई एक-दूसरे से बातचीत नहीं करता है, यानी पर एक-दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते हैं परिवार में। दूसरा प्रश्न है कि पत्नी की आँखें आँखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, से कवि का क्या अभिप्राय है? पत्नी की आँखें आँखें नहीं हाथ हैं
जो मुझे थामे हुए से के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी की आंख रूपी हाथ हर मुश्किल में उसे संभाले हुए है, जो किसी भी परिस्थिति में उसे विचलित नहीं होने देती है। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुछ इस प्रकार से कि वैसे हम स्वजन हैं, गरीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, से कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और गरीब नहीं होते? इन पंक्तियों के ज़रिए कवि का आशय है कि सभी एक साथ रहते, पर उसका भी कारण कहीं न कहीं उनकी गरीबी है। क्योंकि अगर वो अमीर होते तो शायद मदान होकर एक-दूसरे के साथ रहते भी नहीं। चौथा प्रश्न हमारा है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? तो कवि की व्यवस्था है उनकी निर्धनता, जो उनके रिश्तों को एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि सभी लोग केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रयासरत है। तो चलिए अगले स्लाइड में कुछ और प्रश्न देखते हैं। और अगला जो और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है ये है कुछ इसमें जो कविता की जो 2 पंक्तियाँ हैं वो इसमें दी गई हैं और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने की बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें पहला है जो है वो क और ये है कुछ इस प्रकार से कि माँ की आँखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। तो कविता में इन पंक्तियों के ज़रिए कवि ने माँ की आँखों को तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए कहा है। पड़ाव शब्द यहाँ मृत्यु का प्रतीक है और 2 पंचर पहियों का प्रयोग रोशनी खो चुकी आँखों के लिए हुआ है। उसके बाद ख है पिता की आंखें लोहसाए की ठंडी सलाखें हैं। कविता ने पिता की कविता में कवि ने पिता की आंखों को लोहसाए की ठंडी सलाखें बताया। जिस प्रकार भट्टी में जलावन की कमी होने से सलाखें ठंडी हो जाती है, उसी प्रकार वृद्ध पिता की आंखें उनकी गरीबी दूर होने के लिए प्रतीक्षारत है। और तो ये तो हुई हमारा आज का पाठ हम लोगों ने पढ़ा और हम जो प्रश्न उत्तर है वो हम लोगों ने किया। इसी आशा के साथ कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा, मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ धन्यवाद।